हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, ये जो क्लास आपकी है एसएसटी की क्लास चल रही है। ये सीटेट एसएसटी जिन्होंने सीटेट में लिया है, ये 6 to 8 के लिए क्लास है। मतलब सीटेट में आपका 2 पेपर होता है, एक आपका प्राइमरी का होता है और प्लस एक आपका जूनियर का होता है। तो ये जूनियर का जो आप फॉर्म भरते हैं, जूनियर के फॉर्म में जिन्होंने एसएसटी ले रखा है, ये उनके लिए क्लासेस है। और ये जो क्लास है आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और ये जो क्लास है आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। इसमें आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, कवर करनी है। तो ये आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। और देखिए, इसके पहले हमने अध्याय 6 पढ़ा दिया है। ये आपका अध्याय 5 छूट गया था, तो आज अध्याय 5 को पढ़ लेते हैं और शाम में हम आपको अध्याय 7 को पढ़ा देंगे, क्योंकि 6 आपका पूरा हो गया है। फिर उसके बाद हम 7 को पढ़ाएंगे। ये जो 5 छूटा हुआ था, इससे आप सभी भी सुबह के टाइम पढ़ लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 5 है क्या। देखिए, चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक बस हमें 4 से 6 लाइक आता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, ताकि ये वीडियो दूसरे तक भी पहुँचे और दूसरे लोग भी पढ़ सकें। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अब साथ साथ कमेंट भी किया करिए आप सभी कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगे तो भी कमेंट किया करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट किया करिए। चलिए देखिए अध्याय 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अध्याय से या जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर से ही हम समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर पढ़ना क्या है। जैसे देखिए अध्याय 5 में क्या है, इसका नाम क्या है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, राज्य के बारे में हमें पढ़ना होगा, राजा और प्राचीन गण राज्य के बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्यूट सा बच्चा है, देखिए ये अपना दिमाग सोच रहा है कहाँ पर, चुनाव का दिन। अब चुनाव का जब दिन आता है ना, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं नेता लोग, बाकी आप समझ ही सकते हैं। चलिए, इनका नाम क्या है, संकरन है। देखिए, जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नानी जी ने उसे जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप भी अपने शासकों का चुनाव करने जाएंगे 2024 में, तो अपने सही शासक का चुनाव करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो आपके लिए सही शासक लगे, आपका अपना वोट है, अपना अधिकार है, तो उस हिसाब से दीजिएगा जहाँ आपको सही लगे। अब आइए हम पढ़ते हैं शासकों के बारे में। चलिए, चुनाव के झमेले में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत। चलिए देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने और इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग यही जो 50 साल आपका है, इसी से हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव से हम मतदान करके क्या करते हैं, अपने शासक का चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हम जानेंगे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जब यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले क्या था कि यज्ञ करते थे, और जो घोड़ा था, घोड़े को क्या करते थे, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया कि जो घोड़ा था, घोड़े को छोड़ देते थे और वहाँ पर यज्ञ होता था। अगर राजा घोड़े को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि वो हार गया है, और अगर उसने घोड़े को रख लिया और उसने क्या किया, युद्ध किया, युद्ध में जीत जाएगा तो वो राजा बन जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया थी। देखिए, आइए नीचे उसका प्रक्रिया है भी, आपको पढ़ा देते हैं, मुझे लगा नहीं होगा। चलिए देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। देखिए, अभी हमने जो कहानी बताई, ये देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। देखिए, ये पहले कैसे लोग राजा बनते थे ये बताया गया है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा यज्ञ क्या किया जाता था, संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जब यज्ञ संपन्न होता था तब उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अब देखिए, उपहार के रूप में दिया क्या जाता था,
अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। देखिए, जितने भी राजा आमंत्रित होते थे सारे लोग उन्हें उपहार लेके आते थे। जैसे भी शादियां होती हैं तो शादी में लोग आमंत्रित होते हैं तो उपहार लेकर जाते हैं, उसी तरीके उस समय यज्ञ में था। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। आप देखते होंगे कि जैसे भगवान शंकर बाघ की खाल पर बैठते हैं, ठीक उसी तरीके से युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। अब समझ लीजिए, शादियों में होते तो घर वाले काम करते हैं और रिश्तेदार वाले आते हैं, देखते हैं, या जो मेहमान आते हैं उनका क्या है, बस उस चीज को देखना होता है। ठीक है, उस तरीके से ये यज्ञ भी था। अब देखिए क्या है कि राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, मतलब अन्य प्रक्रिया करते थे ये लोग। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, जो पुरोहित थे अगर जिसे शूद्र मानते थे, उन्हें बहुत से ऐसे अनुष्ठान थे जिसमें वो उन्हें क्या करते थे, बुलाते ही नहीं थे, उन्हें शामिल ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें वो शूद्र मानते थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे। देखिए, पेशे के वर्ग में कौन, जैसे राजा हो गए, कौन कौन शामिल था, तो आप ये देखिएगा। चलिए, अभी आप पढ़ लिए तो आप अपने से चीज़ों को करिएगा। अब हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए, ऋग्वेद के बाद ये जो था क्या किया, कब रचा गया, ऋग्वेद के बाद। जो वर्ड है हमारा, वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत कौन आता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान तथा उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। देखिए, उस समाज में क्या था, बहुत सारे अलग अलग समूह थे। ठीक है, तो इतने लोग थे। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। ऐसा नहीं था कि कृषक क्या थे, जैसे देखिए, जो पुरोहित थे और योद्धा थे वैभवशाली, मतलब वो शक्तिशाली थे, लेकिन जो कृषक थे और व्यापारी थे वे भी क्या थे, धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धर थे। अब पूछ सकता है कि जब वर्ड था तो वर्ड का ये देखिए, यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन धनवान था और कौन क्या था, कि निर्धन था। अब देखिए, आइए यहाँ पर नीचे देखते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जो पुरोहित लोग थे उन्होंने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब पूछ सकता है कि वर्ण को विभाजित करने वाले कौन थे, तो कौन थे, पुरोहित थे। ठीक है, उनके प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला उन्होंने किस में विभाजित किया, पहले ब्राह्मण में किया। उनका काम क्या था, देखिए, उनका काम भी विभाजित किया इन्होंने, और उनको क्या किया, उनको एक जाति भी दे दिया। अब देखिए, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। किसका, ब्राह्मणों का। आज भी यही काम है। ठीक है, वो अध्ययन अध्यापन ज़्यादा कराते हैं और क्या करते हैं कि यज्ञ कराते हैं, या फिर कभी हमारे यहाँ शादी विवाह हुआ तो वहाँ पर वो शादी विवाह करवाते हैं, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। अभी भी मिलता है भाई, जो पंडित जी लोग आते हैं उनको अभी भी उपहार मिलता है। अब उपहार समझिए या दान दक्षिणा समझिए, वो होता है। अब दूसरे स्थान पे ये क्या किए थे पुरोहित लोग, दूसरे स्थान पे शासकों का था। दूसरा स्थान इन्होंने किसका रखा, पहले ब्राह्मण का रखा, फिर शासक का रखा, जिन्हें छत्री कहा गया। ठीक है, आज भी लोग कहते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण है, फिर छत्री है, फिर इस तरीके से इन्होंने जैसे बांटा है उस तरीके से देखिए यहाँ पर जाति पाति का इन्होंने विभेद किया। देखिए, उनका काम युद्ध करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए,
अब भले ब्राह्मणों का काम क्या हो कि भले वो पूजा न करवाते हो, फिर भी वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन उस समय क्या था कि अगर जो पूजा करवाता है, मतलब कि जो ये ब्राह्मण का काम करता था, सिर्फ उसी को हम उसका वो देते थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो जाए, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो जाए, या जो शासक है शासक का बेटा शासक हो जाए। लेकिन अब इस टाइम में क्या होता है, शासक का बेटा शासक हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, इस तरीके से। लेकिन उस टाइम उनके कार्य पे आधारित था। अब जिन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम युद्ध करना था। देखिए, जो युद्ध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उस टाइम क्षत्रिय कहा जाता था, और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर उन्होंने किसको बांटा, विश्य या वैश्य थे। इसमें से कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, इसमें क्षत्रिय और वैश्य को दो लोग ऐसे थे जिनको यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान पे कौन आता है, शूद्र आते हैं। पूछ सकता है वर्ण के अंतिम स्थान में कौन आता है, शूद्र आते हैं। यहाँ पे आपको काम भी पूछ सकता है। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो सबसे नीचे आते थे शूद्र, वो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की सेवा करते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इन्हें ना मतलब कि ये यज्ञ भी नहीं कर सकते थे। इस तरीके से कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं था जिन्हें अधिकार हो। और फिर क्या है, यहाँ प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। और जो औरतें थी, देखिए उस टाइम क्या था, उन्हें भी शूद्रों के समान माना गया। तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसीलिए आपने अब इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, या इसके बाद वाले चैप्टर, या जो हमने 6 पढ़ाया होगा उसमें पढ़ा होगा कि जो महिलाएं थी उन्हें वेद पढ़ने का क्या था, अधिकार नहीं था। तो भाई ये बहुत गलत बात है। देखिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब तो महिलाओं को भी हर चीज के लिए अधिकार मिलता है। ये उन लोग का मानना था। देखिए, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब जब पुरोहित इसका वर्णन किए, अभी हमने आपको बताया कि एक समय जब था जब ब्राह्मण का वो ब्राह्मण नहीं होता था, लेकिन जब पुरोहित किए तब यहाँ पर क्या होता था, ब्राह्मण का जो माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, देखिए जैसे उस टाइम, जैसे अब जो ब्राह्मण, जिसको पुरोहितों ने ब्राह्मण घोषित कर दिया, ठीक है, जिसको ब्राह्मण घोषित कर दिया। जैसे अभी देखिए, अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है। तो जैसे पुरोहितों ने जिनके काम उस समय उन्होंने काम के आधार पर किया था, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होने लगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रहक शामिल थे। साथ ही में वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने में काम करते थे। इन से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब इनसे जो भी संपर्क रखता था उन्हें अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखिए, आज तो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए बहुत सी व्यवस्था को लोग स्वीकार नहीं करते। आज बहुत सी चीजें क्या है, बदल गई हैं। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा से जो कहते थे हम पुरोहित से भी श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। सही बात है, सबको अनुष्ठान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्षुद्र है हम उसे अनुष्ठान नहीं देंगे। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, अब देखिए लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, शूद्र का अपमान किया जाने लगा। क्योंकि शूद्र को छुआछूत का ये माने जाने लगा। फिर औरतों को वहाँ पर क्या हुआ कि औरतों को वेद नहीं पढ़ना है, और सारी औरतों को भी शूद्रों में माना जाने लगा। फिर जो अगर क्षत्रिय है, मतलब जो क्षत्रिय का काम अलग होता था कि उन्हें लोगों की सेवा करना, ये करना, इस सारे चीज़ों में इस तरीके से बांट दिए थे कि यहाँ पे इसलिए लोग इसका विरोध करने लगे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें यहाँ पर विरोध हुआ। देखिए जनपद, अब हम जनपद के बारे में पढ़ते हैं कि जनपद क्या है। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब देखिए, अब जो महायज्ञ करते थे, पहले तो क्या थे, जब वो क्या करते थे, जन के राजा मतलब लोगों के राजा माने जाते थे। लेकिन अब क्या है, जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए। अब आइए हम देख लेते हैं 48 49। ये देखिए मानचित्र 4। देखिए महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। देखिए इस तरीके से आपको डॉट डॉट दिया है। जैसे देखिए आपका यहाँ हो गया उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, वैशाली हो गया, मगध हो गया, और देखिए वज्जी हो गया।
इस तरीके से ये जितनी चीज़ें आप देखेंगे इसमें जनपद और महाजनपद आपके इंक्लूड हैं। तो इस चीज़ों को आप देखिएगा, हम नीचे कर देंगे, जब स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब पुरातत्वविद क्या कहते हैं। देखिए पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। जो पुरातत्वविद थे, जो जनपद था उनके कई बस्तियों की उन्होंने खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, अब देखिए खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। जब खुदाई हुई तो ये पता चला कि लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। अब खुदाई कहाँ कहाँ हुई है, देखिए दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ठीक है, अब आइए आगे क्या है कि और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को ये पालते भी थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, जब पुरातत्वविदों ने जनपदों के कई बस्तियों की जब खुदाई की तब इन्हें ये पता चला। अब आइए देखते हैं इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। आप अध्याय 3 पढ़े होंगे तो उनमें ऐसा कौन सा, यहाँ पर देखिए ये सारी फसलों के नाम है, तो इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो अध्याय 3 में आपको नहीं मिला था। तो आप इसे नोट करिएगा। अगर आपने कॉपी में नोट बनाया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप नोट बनाइएगा। हो सकता है आगे वाले चैप्टर में ये भी पूछ दे कि जो आपके चैप्टर 5 में जो जो चीज़ें मिली हैं क्या इस चैप्टर में है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जब खुदाई हुआ तो उन्हें पता चला मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। अब पूछ सकता है कि मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, धूसर होते थे और लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ पर आप ये लिखिएगा जरूर। जैसा कि इनके नाम से यह स्पष्ट होता है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब महाजनपद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी क्या था, ये जनपद के बारे में हम पढ़े हैं। जनपद में खुदाई हुई और जनपद में क्या क्या मिले ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, जनपद में अब राजा जब महायज्ञ करने लगे तब वो क्या बने, जनपदों के राजा बन गए। तो जनपद में जब पुरातत्वविद गए और पुरातत्वविद ने खुदाई की बस्तियों की तो वहाँ क्या क्या मिला जनपदों में वो चीजें हैं। ठीक है, अब महाजनपद में क्या होता है आइए देखते हैं। चलिए देखिए हम महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या है, देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बहुत से ऐसे जनपद थे जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। देखिए जो महाजनपद होता था उसकी एक राजधानी होती थी। ज्यादातर कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसे लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि चलिए देखिए ये क्या कि अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, क्योंकि इनका यह था कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करना, इस तरीके से इनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था कि हम इतना चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आजकल होता है ना कि लोग बड़े बड़े महल बनवा देते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। उस टाइम भी ऐसे ही था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, क्योंकि उस पर नियंत्रण रखना, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादातर ना आ पाए, इस तरीके से ये भी हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। देखिए अब जब इस तरीके से क्या हुआ कि अब दीवारें बनाने पड़ रही। अब जैसे आपके यहाँ घर बनता है तो घर बनने के लिए अब क्या हुआ, आप समझ लीजिए आप अपने घर के राजा हैं, अब घर बनवाना पड़ा तो बहुत बड़ा बनवाना पड़ा, तो आपको क्या है मजदूर रखने पड़ते हैं। तो इसलिए इनको क्या हुआ, सेना रखने लगे थे। अब सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब पूरे साल इनको एक नियमित वेतन दिया जाता था, मतलब मंथली इनको वेतन दिया जाता था। अब कुछ भुगतान संभवतः आहक सिक्कों, जैसे पृष्ठ संख्या 84 पर चित्र देखो। अब देखिए पृष्ठ संख्या आपका 84 जो इस पर हम चित्र देखते हैं। आइए देखिए आपका 84 कहाँ गया, 51 है।
अब 84 आपका आएगा अगले चैप्टर में आएगा। चलिए 84 आपका अगले चैप्टर में आएगा तो हम चित्र आपको दिखा देंगे। चलिए अब देखिए आहक सिक्कों के रूप में होता था। अब यहाँ पर हो गया इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब ये देखिए जो आपका आहक सिक्का है इसके बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं में से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताओ। आप अपने दीवार पर दीवार पर नहीं लिखना है, आप अपने कॉपी पर लिखिएगा। मैं दीवार पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर आपको दीवार बोल दे रही हूँ। देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, अब ये देखिए क्या हमारे कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब ये देखिए ये आपका कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में है। ठीक है, यहाँ पर ये मिली थी इलाहाबाद में। अब आइए आगे देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए अब ये हो गया हमारा जनपद, ये हो गया महाजनपद। अब जैसे जनपद में राजा क्या क्या पाए, महाजनपद में किस तरीके से ईंट पत्थर हुए, महाजनपद में कैसे राजा सिपाही को वेतन दिए, क्या किए, ये सब चीजें हम पढ़ लिए। अब देखिए अब आगे आते हैं कर के बारे में। अब देखिए जनपद आपका हो गया, महाजनपद हो गया, तो अब कर वसूली कैसे लोग करते थे। देखिए महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। आपको अभी हमने बताया कि जो जनपद था वो अपने क्या करते थे, शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हम कितनी चीजें बनवा सकते हैं। उसी तरीके से अब क्या करते थे, वो बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब उन्हें क्या है, अब इतना करने के लिए उन्हें आवश्यकता तो पड़ेगी, अब इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए इनका काम क्या हुआ कि अब ये पहले तो सोचते थे कि जहाँ से हमें कुछ मिलेगा, मतलब कोई हमें इनाम दे दिया या कुछ दे दिया तो वो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो उससे हम अपने क्या करेंगे, महाजनपद का अलग अलग तरीके से निर्माण करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें उन करों पर वो निर्भर न रहकर इनको लगा भाई कौन देगा कौन नहीं देगा, तो अब ये क्या करने लगे, अब ये जैसे वो उपहारों का क्या किए, अब उपहार पर निर्भर न होकर क्या करें, ये कर वसूलना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए ये कर वसूलते कैसे थे, अब इसको देखेंगे हम। ठीक है, अब ये देखते हैं फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण किस पे लगाया गया था कर, फसल पे आपका लगाया गया था, क्योंकि अधिकांश लोग ही अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे, कृषक ही थे, तो वहां से ज्यादा इन्हें क्या कर वसूली होती थी। तो प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। मतलब 1/6वां भाग, क्या अगर आपने फसल उगाया तो 1/6 भाग इनका हो जाता था। ठीक है, अब कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए। देखिए अब कारीगर जो थे, देखिए ये लोग क्या करते थे, जो गरीब लोग थे उन्हीं पे कर लगा के उन्हीं से वसूली करते थे। अब देखिए कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब इन पे क्रम लगाया गया, जैसे कि कर लगाया गया, तो इन्हें करना पड़ता था कि आपको आके 10 दिन या 15 दिन इतना काम करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपको इतने पैसे मिलेंगे, या इस तरीके से इनसे मतलब इनसे पैसे ना लेके इन्हें काम करवाया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ये इनका क्या हो गया, कर हो गया। ठीक है, अब पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब जैसे जो पशु पालते थे या जानवर पालते थे तो उनके उत्पाद के रूप में भी इन्हें क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और व्यापारी को कैसे देना होता था, व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी क्या करना होता था, कर, जैसे कि कर देना ही नहीं होता था। कैसे देना होता था, जैसे कि व्यापारी अगर सामान खरीद रहा है तो उसमें भी ये कर देता था, और बेच रहा है उसमें भी देता था। जैसे अभी हमारा टैक्स चलता है उस तरीके से उस समय भी था। तो अभी भाई जो हमारी बीजेपी सरकार आई है, जैसे हमसे हर चीजों में टैक्स लेना शुरू कर दी है, उसी तरीके से वहां भी कर था। ठीक है, देखिए हर चीजों में हम टैक्स देते हैं। पहले क्या था कि टैक्स नहीं था, लेकिन अब हर चीजों में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज देने जाते हैं तो वहां आपका टैक्स इंक्लूड हो जाता है कि आपको इतना टैक्स देना ही देना है। तो वैसे उस टाइम भी था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक किसको कहते हैं, शिकारियों को कहते थे ना, इसके पहले हमने पढ़ाया था, आप जाकर पढ़िएगा कि आखेटक और संग्राहक किसको कहते हैं, हमने आपको बताया था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। ठीक है, अब यही आपको बताना है। देखिए आखेटक और संग्राहक जो थे वो क्या काम करते थे, इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ाया है, एक बार जाकर वीडियो देखिएगा। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा, सारे वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में सेव है। ठीक है, अब देखिए कृषि में परिवर्तन अब क्या हुआ। अब इस तरीके से कर लेना वसूल कर दिए, तो अब देखिए कृषि में क्या परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे।
इस टाइम में क्या हुआ, जो हल्के फाल थे वो किसके बनने लगे, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करने का रोपण शुरू किया। देखिए, जैसे पहले क्या करते थे, ऐसे छिड़क देते थे खेत में धान को और वो धान होता था, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया। अब उसको क्या करते थे, जिस तरीके से प्रॉपर एक धान का खेती होता है उस तरीके से ये करने लगे। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर, मतलब भूमिहीन खेतिहर जिसके पास कम खेती हो या जिसके पास खेती ही ना हो, वो कम कार्य करते थे। ठीक है। अब क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? अब बताइए क्यों देते होंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा कर इनको किस पे था, इसी क्या कहते थे, इसी जो हमारा कृषक था, जो किसान था, मतलब जो खेती था, इसी में तो उनको ज्यादा कर मिलता था, इसीलिए वो क्या करते थे, इन चीजों को ज्यादा प्रोत्साहन देने लगे। अब आइए देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है। अब देखिए, यहाँ से कहानी बदलती है और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें और भी मिलती हैं। चलिए, पहला क्या है, सूक्ष्म निरीक्षण क में हम पहले क्या करेंगे, पहले मगध का निरीक्षण करेंगे। ठीक है। पृष्ठ संख्या 4 मानचित्र 4 और पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। अभी हमने आपको जो चित्र दिखाया था उसमें मगध थी आपकी। देखिए, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनाया गया। मगध क्या है, एक जनपद। कब बनाया गया, 200 साल के भीतर। ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनाया गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब पूछ सकता है कि मगध से होकर कौन सी नदियां बहती थी, तो कौन बहती थी, गंगा और सोन नदी बहती थी। क यातायात, ख जल वितरण, ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो नदी थी, मतलब यातायात को, जल वितरण को, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध था हमारा, उसका एक हिस्सा जो था किससे भरा था, जंगल से भरा था। अब जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो मगध का जो एक हिस्सा था वो क्या था, जंगल से भरा था। तो वहाँ क्या करते थे लोग, हाथियों को पकड़ते थे और उन्हें प्रशिक्षित करते थे। प्रशिक्षित मतलब उन्हें शिक्षा देते थे, उन्हें सिखाते थे चीज़ों को, और क्या करते थे, उन्हें सेना के काम में लगाते थे। जैसे कि अब हाथियों को सिखा दिए कि ईंट ढूंढना है, अब उन्हें ईंट ढुला रहे हैं। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। अब जंगल से क्या हुआ, अब रथ हुआ, गाड़ी हुई। जैसे अब जनपद, महाजनपद, जैसे अभी हमने आपको बताया जनपद पढ़ा दिया, उसके बाद हमने महाजनपद पढ़ा दिया। महाजनपद में जैसे आपने पढ़ा कि ये क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, इस तरीके से चीज़ें बनाते थे। तो इन्हें मजदूरों की आवश्यकता होने लगी, सेना की आवश्यकता होने लगी। फिर इन्हें क्या हुआ कि अब इन्हें क्या करना पड़ा, जैसे मजदूर और सेना की जब आवश्यकता होने लगी तो अब इन्हें पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो ये राजा महाराजाओं का वेट नहीं करते थे कि वो हमें क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, तो हम उन्हीं गिफ्ट में से इन चीज़ों को बनाएंगे। अब ये क्या किए कि जब उन्हें सेनाओं को रखने लगे तो उन्हें देने के लिए पैसे चाहिए, तो अब ये किसानों से क्या करने लगे, कर लेने लगे, और सबसे ज़्यादा किसानों से ही कर लेने लगे। और जब किसानों से ज़्यादा कर लेने लगे ये, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कहानी समझिएगा। अब यहाँ पे जब किसानों से कर लेने लगे तो ये क्या कहते हैं, किसानी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी देने लगे, क्योंकि यहाँ से इनको फायदा है, तो ये किसानी को बढ़ावा देने लगे। और बाकी सबसे भी कर लेते थे, ऐसा नहीं था लेते थे, लेकिन जैसे सुनार हो गए और जो भी लोग हो गए, इन लोग से एक एक दिन काम करवाते थे। अब इसी में अब आता है एक हमारा जो, अब क्या आता है कि अब इसका हम निरीक्षण करेंगे। जैसे मगध हमारा आ गया, तो मगध में क्या क्या चीज़ें हुई है। अब यहाँ देखिए, हाथी से काम करवाए ये लोग। अब बाकी क्या है यहाँ पर, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब देखिए, लौह अयस्क की खदान कहाँ है, मगध में। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ठीक है। अब मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक, देखिए पूछ सकता है मगध में कौन कौन शासक थे, तो कौन कौन था, बिम्बिसार था और अजातशत्रु था। ठीक है, दो ये शासक हुए कहाँ पर, मगध में। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि अगर किसी भी जनपद को इन्हें जीतना है, ठीक है, जनपद को जीतना है, तो ये हर चीज़ें क्या करते थे, हर तरह से अपनाते थे, हम कैसे भी जीत जाएं, बस इन्हें जीतने की एक होड़ लगी रहती थी। ठीक है। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। जो महापद्मनंद थे ये भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग तक फैला लिया था। जैसे देखिए, बिहार में राजगिरी,
ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजगिरी कहाँ आपका, बिहार में है। ठीक है, आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज कहाँ है पाटलिपुत्र, अभी वर्तमान में पूछ सकता है कहाँ पर है, तो पटना में है, को राजधानी बनाया। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अपने से क्वेश्चन को बना सकते हैं कि बिहार में राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो राजगिरी आपका है वो कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। कौन पूछ सकता है कि मगध की पहली राजधानी, पहले जो राजधानी थी कौन थी, तो कौन था, राजगिरी। ठीक है, अब ये कहाँ पर, ये पहले कहाँ था, ये बिहार में था। अब बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना में है, बाद में जो मगध की राजधानी बनी वो कौन सी बनी, पाटलिपुत्र बनी। वो इस टाइम वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो पटना में है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। देखिए 2300 साल से भी पहले की बात है। अब यहाँ पर 2300 साल से पहले की बात हम पढ़ेंगे कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। देखिए ये मतलब किसी बस वो जनपद महाजनपद का नहीं, ये विश्व पर विजय करना चाहता था। कौन, सिकंदर। देखिए बहुत बार ये हार भी चुका है। सिकंदर की कहानी आप पढ़े ही होंगे, ये वही है। ये कहाँ का राजा था, मिसोडोनिया का राजा था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मगध की ओर मतलब वो आना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। देखिए मगध में दो राजा थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए जब ये जो सिकंदर था ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन देखिए मगध से ये डर गया। इसके सिपाही जो थे वो क्या किए, मगध से डर गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब कैसे थी, क्योंकि मगध के पास क्या था, एक बहुत बड़ा, एक हिस्से में बहुत बड़ा जंगल था, वहां से वो हाथियों को लाते थे, उन्हें सिखाते थे, और वहां से जंगल से लकड़ी मिल जाती थी, वो रथ बना लेते थे और बहुत से औजार बना लेते थे। वहां पर अयस्क भी मिलता था, तो अयस्क से ये क्या करते थे, अपने औजार भी बना लेते थे। इसीलिए ये डर गए कि उनके पास क्या है, साधन बहुत है भाई, और उनके पास सेना भी बहुत बड़ी है। क्योंकि मगध, जब ये लोग क्या करते थे, सेनाओं को रखते भी थे, तो इसीलिए वो डर गया। अब दूसरा किस पर हम निरीक्षण करेंगे, वज्र पर। वज्र क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, चीजें ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से एक कहानी आप भले पढ़िए, लेकिन यही से क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। अब क्या हुआ कहानी में कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जैसा आप सभी को पता था, वहां दो राजा थे जो बहुत शक्तिशाली थे। अब उसके नजदीक ही वज्जी था। ठीक है, वज्जी राज्य था। मगध के जस्ट पास में ही क्या था, वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। वैशाली भी आपका कहाँ है, बिहार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वज्जी की राजधानी, वज्जी की राजधानी क्या, वैशाली। वैशाली पूछ सकता है, वैशाली आपका कहाँ पर है, तो बिहार में है। और वैशाली देखिए, अब उसके बाद जैसे हमने आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया था कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो सारनाथ में दिया था, लेकिन वैशाली के बारे में भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, और ये बिहार में ही भगवान बुद्ध थे। तो उस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं हमने पढ़ाया, वहाँ पर जाकर पढ़िएगा आप सभी। यहाँ मैं सारी चीज़ें बताने लगूंगी तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। ठीक है, एक अलग यहाँ पर व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। देखिए चैप्टर 5 पढ़ के उसके बाद 6 पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये चैप्टर में गलती से आपको पहले 6 पढ़ा दी थी। चलिए, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राज्य विभिन्न अनुष्ठानों में से एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए फिर ये नौटंकी आ गया इनका कि स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए उस समय इनका क्या था, स्त्रियों को और जो शूद्र लोग थे इन लोग के प्रति इनका बहुत अलग ही रवैया था। ठीक है, बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 पढ़ोगे, हमने अध्याय 6 पढ़ा दिया है, आप जाकर पढ़िएगा। वहाँ पर संघ भी पढ़ा दिया हमने, जितने भी चीज़ें थे, जो इनकी बैठक होती थी किसके लिए होती थी, किस तरीके से ये भिक्षा मांगते थे, क्या था, मैंने सारा पढ़ा दिया है। अब देखिए बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब भाई अगला देखते हैं, वज्जी से रिलेटेड कुछ है। देखिए वज्जी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। देखिए अब देखिए यहाँ
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीघ निकाय क्या है, तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्या दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था ये। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। अब देखिए अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु जैसे भी आपने पढ़ा मगध में। देखिए अजातशत्रु क्या थे, इसे हम अजातशत्रु या अजातशत्रु कहते हैं, और वज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, जो अजातशत्रु थे वो कहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे? कहाँ पर? वज्जी पर, क्योंकि वज्जी कहाँ था? मगध से बहुत पास में था। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? देखिए वज्जी में क्या थी? सभाएं नियमित रूप से होती थी, लोग एक दूसरे की चीजें सुनते थे, समझते थे, उनमें एकता थी तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते थे। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने जब बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने कहा कि पहले आप पता लगाइए कि क्या वज्जी की सभाएं अभी भी होती हैं। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी भी होती हैं। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, कौन? बुद्ध जी ने तब कहा कि ये जो वज्जी के वासी हैं ये तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अब देखिए वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। देखिए जो वज्जी हैं महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन है कि वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे अलग था? कम से कम 3 अंतर आप बताइए। चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को क्या करते थे? कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चल रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उनके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब देखिए अन्यत्र में क्या है कि अपने एटलस में यूनारा और एथेंस को ढूंढो। एटलस हमने आपको दिखा दिया, आप एटलस एक ले लीजिएगा, या तो इसका कोई इतना ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए कि आप एटलस लीजिए। बस ये चीज़ें हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम पढ़ ही देते हैं फटाफट से आपको। देखिए लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये बहुत जरूरी था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? अब आप सोचिएगा कि क्या यहाँ पर जनतंत्र था कि नहीं था। अब आगे हम देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमने आपको कहा है कि ये सारे चीज़ें हम आपको इकट्ठा करके पढ़ा देंगे जब क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो 12 चैप्टर आपके हैं इसमें, तो 12 चैप्टर का पूरा हम पढ़ा देंगे। अब हम आपको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ाए हैं उसमें से क्या क्या आपको नोट करके रखने हैं। देखिए राजा के बारे में नोट करके रखना है। कौन राजा कहाँ का शक्तिशाली था, किस तरीके से था। अश्वमेघ का जो यज्ञ था उसके बारे में आपको रखना है। वर्ड के बारे में, जनपद के बारे में आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, महाजनपद के बारे में, किलेबंदी के बारे में, सेना के बारे में, कर किसमें बहुत ज़्यादा था, कौन कौन कर देता था और किस तरीके से देता था। पौधरोपण जैसे धान का जो बीज का अभी हमने बताया कि पहले धान के बीज को ऐसे बस क्या करते थे, फेंक देते थे और वो धान उपज जाता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से बाद में ये करने लगे। गढ़ और तथा संघ के बारे में आप पढ़ लेंगे और प्रजातंत्र के बारे में। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे नोट करके अपने कॉपी में क्या करेंगे, आप इसका नोट बना लेंगे। ठीक है, देखिए बिना अपने नोट का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो अपना खुद का नोट बनाइए। और देखिए आपके पास अभी क्या है, नवंबर और अक्टूबर तो आपका बीत ही रहा है, नवंबर है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5-2 महीने का टाइम है। अब 1 महीने में आप अपने जितने भी सिलेबस है उसको कवर करिए और 1 महीना जो आपका बचता है, पूरा 1 महीना आप सिर्फ इसे प्रैक्टिस सेट में लगा दीजिए सीटेट के। तो प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, पहले हम इसे ख़त्म कर लेते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं। अब अगली वीडियो में आपका क्लास 7th आएगा। देखिए अगर आज वीडियो अपलोड जाती तो ठीक है, नहीं तो क्लास 7th नहीं, चैप्टर 7th आपका आएगा। तो चैप्टर 7th को हम पढ़ा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर भी किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो आए वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है और वो अपना प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियो इकट्ठी रख दी है, वहाँ से जाके आप क्लास 1 से देख सकते हैं। क्लास 6 हमने 6 क्लास ले लिया है, अब ये 6वां क्लास आपका है, ठीक है। चैप्टर 5 है लेकिन क्लास 6वीं है, तो 6 क्लास हमने ले लिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।